branch of optics which deals with interference, diffraction, polarization and scattering. A branch of optics which deals with कौन कौन से फिनोमिना हमें डील करने हैं? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग हम नहीं पढ़ेंगे. गिविंग लाइट अ वेव ट्रीटमेंट. अब लाइट को जब आप वेव पढ़ रहे हो ना, वेव, तो कृपया करके न्यूटन को अपने घर पे छोड़ के आए. अब सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूं, तो सबसे बड़ी समस्या है कोहेरेंस. सबसे बड़ी समस्या कोहेरेंस, क्योंकि मेरे को इंटरफेरेंस पढ़ना है कोहेरेंट सोर्सेज का. और कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिसमें दो लाइट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सपट सेम होनी चाहिए. और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, दो लाइट सोर्सेज की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस मेंटेन रह सकता है. जैसे अगर ये कोई सोर्स S1 है, ये कोई सोर्स S2 है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ पॉइंट P पे, तो मेरे पास एक वेव यहाँ से आएगी, एक वेव यहाँ से आएगी, और आती ही चली जाएगी. जब आती ही चली जाएगी वेव मेरे पास, तो मेरे पास तो दोनों की तरफ से फेजेस आते ही चले जाएंगे. उन दोनों फेजेस में मैं किसी भी समय पे अगर फेज डिफरेंस कंपेयर करूँगा ना, वो मेंटेन रहेगा. सपोज इधर से जो वेव आ रही है वो मेरे से 90 डिग्री आगे है एज कम्पेयर टू दिस, तो हमेशा इधर से जो आएगा वो उसके फेस करते हैं 90 डिग्री आगे ही आएगा. मतलब मेरे को जो दो SHM मिलेंगे वो ये और ये होंगे, और वो गोल गोल घूम रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे, ये गोल गोल घूमेंगे. तो दो रोटेटिंग वेक्टर्स होंगे, उनके बीच का एंगल फिक्स रहेगा. इसको कहते हैं कोहेरेंसी. साउंड में ये अचीव करना बहुत आसान है. साउंड तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना, साउंड आपके कंट्रोल में. यू कैन डिज़ाइन डिवाइसेस जो कि बोलते हैं. ओके. लाइट के केस में पंगा ये है कि जिस अंदाज में लाइट जनरेट होती है, द वे लाइट इज जनरेटेड, वो तरीका ही ऐसा है कि इस तरह की व्यवस्था आप नहीं बना सकते. लाइट कैसे एमिट होती है? आप हीट कर बल्ब की बात, आम नॉर्मल बातें करो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई फाई बातें नहीं करनी है. अपन यंग की बात कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट उसने आज तो बनाया नहीं, तो कब 100 साल पहले बनाया होगा उसने एक्सपेरिमेंट. लोग कहते हैं कि उसके नोट्स में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट. मतलब उसने ये एक्सपेरिमेंट करा नहीं था, उसने एक्सपेरिमेंट अपने PhD स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया था कि ऐसा अगर हो जाए तो कर लेना. ऐसा कहते हैं लोग, मैं तो जानता नहीं उसको, है ना. तो और ये क्या होता है, ये तो रिसर्च होती है. थॉमस यंग का नाम पता नहीं क्या था, यंग ही सुनते हो, है ना. अकॉर्डिंग टू प्लैंक, लाइट वेव ट्रेवल्स possesses energy in the form of packets. पैकेट्स मतलब मेरा मानना है कि लाइट वेव ऐसी होती होगी, कुछ लंबी वेव होती होगी, बस ये फिर देयर इज अ वेव ट्रेन है ये. और रेलगाड़ी का एक जगह इंजन होता है तो एक जगह बैक होता है. आप जो मैगी खाते हो, मैगी लोगों को खाते हुए देखते हो, मैगी, क्या वो एक नूडल ही होता है क्या? वही घूम घूम एक ही होता है. मुझे लगता है कि वो ऐसे मशीन से बनता होगा तो एक ही होता होगा. दो मशीनों से यूं बनता हो तो दो होंगे, वो तो फिर आप तोड़ देते हो. तो हम चाह रहे हैं कि वेव कैसी हो, आती रहे खत्म ही नहीं हो. सारे एटम्स जो लाइट कैसे जनरेट हो रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं. लाइट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. पहले हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, या यूँ मान लो आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वहाँ से वापिस लौटते हैं तो वो लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट जो आपने हाइड्रोजन में पढ़ा था, उस तरह के फोटोन्स फेंकते हैं. तो ये प्रक्रिया कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है. मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी सेट ऑफ एटम्स को कि सबके सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नंबर 1 से जाएंगे नंबर 2 में, सब लोग अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेंगे. एक साथ सबको उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, और एक साथ सबके सब वापस किधर जाएंगे, अंदर, और सबके सब फोटोन फेंकेंगे. तो इतना बढ़िया फोटोन का जनरेशन हो ही नहीं सकता. हम सब घर से निकलते हैं, हम सबको एक ही क्लास अटेंड करनी होती है, टीचर भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, क्लासरूम भी सेम है, लेकिन वी ऑल रीच हियर एट डिफरेंट टाइम्स. तो थ्योरी ऑफ रैंडमाइजेशन ये कहती है, क्योंकि जनरेशन का तरीका आपके कंट्रोल में ही नहीं है, इसलिए जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो सर्कल बड़ा होता है. क्यों सर्कल बड़ा होता है? इससे बढ़िया सर्कल नहीं बन सकता, पता है? द बेस्ट सर्कल. क्यों सर्कल बड़ा होता है? पानी में पत्थर फेंकने से एक रिंग सर्कल बड़ा होता है. क्यों सर्कल बड़ा होता है? क्योंकि इस जगह पे जो डिस्टर्बेंस होता है वो सब दिशाओं में एक साथ ट्रैवल करता है सेम स्पीड से. तो मैं कह रहा हूँ, पत्थर फेंकने से गोला बड़ा होता है, पत्थर फेंकने से गोला बड़ा होता है. गोला ही क्यों बनता है वो? क्योंकि मैकेनिकल वेव है भाई. आपने पानी की सतह को झंझोड़ा, और वो झंझोड़न हर दिशा में
समान समय पे जनरेट होगी, ट्रैवल की सेम स्पीड से जा रही है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एवरी डायरेक्शन व्हेन आई कनेक्ट देम आई गेट अ सर्कल। साउंड वेव में आई गेट अ स्फीयर। लाइट कह रहा हम तो भेजते ही नहीं है 70 एक साथ, हमारा तो उधर वालों ने, ऊपरली तरफ वालों ने भेज दी वेव, इधर वाले अभी भेज रहे हैं, माहौल बन रहा है, इधर वाले भी भेज रहे हैं। जैसे किसी पंगत में पूड़ियाँ बट रही है, सबकी प्लेट में एक साथ पूड़ी आ जाती है, इट इज सो रैंडम। जब चीज अब आप बोलोगे आप तेरी ऐसा क्या मर रहा है, 3 पूड़ी चूस चुका था क्या सोने तरह। तो सिंस इट इज नॉट मैकेनाइज कर दो आप उसको, सडनली कोई रोबोटिक खाता है और थटक पूरी करते हैं आपकी प्लेट में एक साथ, उतना ऑर्गेनाइज अपन लाइट को कर नहीं पाएंगे। तो 2 सोर्सेस तो कोहेरेंट और ऑर्गेनाइज होना छोड़ो, लाइट का तो एक सोर्स भी कोहेरेंट नहीं है। मतलब अगर लाइट की तुलना में बात करूं तो पानी में पत्थर फेंकने से सर्कल बड़ा नहीं होगा, एक अजीब सा कोई शेप बन जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। अजीब सा शेप क्यों बना? क्योंकि इधर तो पहले जनरेट हो गया था ये पार्टिकल, इधर थोड़ा लेट पैदा हुआ, इधर से जल्दी निकल गए, इधर से लेट निकल गए। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस जगह से 6 बच्चे हैं, इस सर्कल में 6 बच्चे खड़े हैं, इन 6 बच्चों को बोलो ये आपकी पाथवेज है, ये आपकी पाथवेज है, व्हाई डोंट यू रन रन। अगर सब एक साथ दौड़ेंगे तो ऊपर से फोटो खींचोगे तो ऑलमोस्ट एक सर्कल बनाई करेंगे, लेकिन अगर एक एक करके भगाया तो एक पहले भग गया, एक देर भगा, एक जल्दी भग गया, एक थोड़ा और देर भगा, तो क्या होगा? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहीं है, एक कह रहा मैं तो गया ही नहीं सर, लेट हो गया, एक कह रहा मैं ठीक हूँ। अब इनको कनेक्ट कर लो आप, ये शेप बन रहा है अजीब से। लो तो लाइट के केस में कोहेरेंसी इज प्राइमरी कंसर्न। लाइट के केस में सबसे पहले तो कोहेरेंसी इज द कंसर्न। इंटरफेरेंस तो बात की बात, ऑर्गेनाइज्ड इंटरफेरेंस तो बात की बात है, पहले रॉ मटेरियल तो लाओ। साउंड के केस में तो क्या है, यू कैन क्रिएट, अरे मेरी मर्जी आएगी जब बोलूँगा, और जब जब बोलूँगा साला सब दिशा में एक साथ बोलूँगा। ऐसे थोड़ी तुमको एक आवाज़ मैंने दी है तो है पीछे ही गए भाई। लाइट के केस में ऐसे आवाज़ नहीं देनी ना, यू डोंट हैव टू स्पीक, इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल जनरेशन, इट इज़ अ फोटोनिक जनरेशन। एवरी वेव इज जनरेटेड, हर वेव बनानी पड़ती है, तो हर वेव बनानी पड़ती है हर दिशा में, तो हर दिशा में समान समय पे वो इवेंट जिससे लाइट पैदा होती है वो होएगा ही नहीं। इतनी तो थ्योरी तुम भी समझते होगे, रैंडमनेस, केमिकल रिएक्शन है, सारे तुमने क्या किया, शक्कर डाल दी, 25 दाने शक्कर के पानी में डाल दिया, चम्मच घुमा दिया, क्या वो 25 के 25 दाने जो पूरे घुलेंगे क्या सेम टाइम पे घुलेंगे? भली से एक जैसे, पानी भी वही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी का रिएक्शन हुआ किसी का नहीं हुआ। तो इस वजह से समस्या क्या खड़ी हुई है कि लाइट का जो जनरेशन है उसमें कोहेरेंसी इज अ कंसर्न। अब सबसे पहले तो आपको कोहेरेंसी पैदा करनी पड़ेगी, उसके बाद एक समस्या और है, आपने एक सोर्स तो ऑर्गेनाइज बना दिया जो सब दिशा में समान समय पे समान चीज़ें फेंकता है, फिर एक के 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए कितने चाहिए? 2। तो अब पहले तो एक बनाओ, एक को, अब इसको क्या करोगे? तो ये तो अनशंट, इसको क्या बोलते हैं? अनशंट वेव फ्रंट। व्हाट डू मीन बाय वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज। लोकस वो है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। वेव फ्रंट वो है जिसको आप बोलते हो कि मैंने एक शब्द बोला ए, दिस ए विल रन अवे फ्रॉम मी, बट एवरी टाइम दिस ए विल लाई ऑन अ स्फीयर, एवरी टाइम दिस ए विल लाई ऑन अ स्फीयर। पानी में पत्थर फेंकते हो तो जो सर्कल बड़ा होता है ना, वो वेव फ्रंट है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज। The problem with the light character is that even if you have a single point source, the wavefront is not a sphere. It can have any random shape. ये एस्पेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहीं काम नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं साला हमको इमेज कैसे दिखती है, कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हम समझते हैं, और इतनी हजारों रेज है, इतनी सी आंखें आपकी, और जो रेज तुम्हारे चेहरों से निकल रही है सब मेरी आंख में थोड़ी जा रही है। प्लस मुझे पता भी नहीं है कि आंख कैसे इमेज बनाती है। तो हमको वहाँ हमने पहला लाइन क्या लिखा था, गिविंग लाइट अ रे ट्रीटमेंट। लाइट को आपने वेव ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया उसको? स्ट्रेट लाइन, कुछ तो आ रहा है साला, बस चल के आ रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन वेव ट्रीटमेंट। वेव में तो फिर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो एक लैम्डा जनरेशन में आपने इतने सारे इवेंट्स रिलीज किए, तो इतने सारे इवेंट्स का बना हुआ एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट जनरेट होता है, और अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई कि पहले तो मैं ये जो अंट-शंट शक्लें जो पैदा कर करके फेंक रहे हो ना आप, पॉइंट सोर्स से बात कर रहा हूँ मैं, इसको पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? गोले। पहले तो इनको गोले बनाऊंगा, फिर गोले बनाने के बाद एक गोले के कितने टुकड़े करूँगा? 2। अब आप सोचो ये कोई आसान काम है? तो इसलिए मुझे यंग की बात जो उसने कभी अपने नोट्स में लिखी है, ऐसा मैंने सुना है कि राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड इट थियोरेटिकली।
मुझे वो बात विश्वास करने लायक लगती है कि एज अ रिसर्चर अगर हाँ अंदाजे से करने से कर दो, कुछ कर दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यार। कई लोग आजकल क्या करते हैं, यंग एक डब्बा बनाते हैं, उसमें 2 छेद करके, यहाँ जनरली भी आप क्लासरूम में भी देख सकते हो सर, बट उसको यंग के लेवल पे वो मानता ही नहीं है, ये थोड़ी हो पाएगा, नहीं क्लास में नहीं हो पाएगा। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें मैंने इस तरह की 2 दीवारें खड़ी की है, ऐसी लंबी 2 दीवार है, उधर पीछे पानी है, मैं आपको डिफ्रैक्शन की मैकेनिकल फील दिला दूंगा, मैं नहीं दिलाऊंगा, तुम खुद मुझे बताओगे। सपोज मैंने उधर पीछे की तरफ एक पत्थर फेंका पानी में, तो एक सर्कल बड़ा हुआ, एक पत्थर फेंकने पे एक सर्कल बड़ा होता, वो सर्कल बड़ा होता चला, जब वो सर्कल बड़ा होके यहाँ पहुंचा, इस पतले से खांचे में पहुंचा, पानी इधर भी है, तो व्हाट हलचल कैन आई एक्सपेक्ट किया, थिंक एंड टेल मी, किस तरह की हलचल मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैंने उधर पत्थर फेंका और थोड़ा जोरदार पत्थर फेंका, कमजोर पत्थर नहीं, जोरदार बड़ा, तो एक धब्बा कर लेयर बनी, बड़ा ऐसे आ रहा होगा। देखा होगा आपने कभी किसी को ऊपर से किसी लेक में कूदते हुए देखा, ऊपर गुंबद से कोई कूद रहा बड़ा करके, तो एक बड़ा सा लेयर बनता है। वो लहर जब इस खांचे में आएगा तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, डू यू थिंक दिस विल गो, ऐसा ये जाए, मतलब इधर का पानी में कोई हलचल नहीं, ये बीच में एक पकौड़ा ऐसे उठते हुए चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। इधर भी यहाँ से एक नई रिंग बनेगी, ये दिस रिंग विल बिकम दिस, मतलब एट अ टाइम एक ही होगी ऑफ कोर्स, बट दीज आर द पोजीशंस ऑफ द इवेंट्स। क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचने के बाद जो ये इवेंट है, ये इवेंट इस नाली में से मुंह देगा आगे बाहर, और आगे फिर आई एम द इवेंट। दिस पतली सी स्लिट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फ्रेश सोर्स, एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और ये हलचल सब तरफ जाएगी बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द मीडियम, बिकॉज द अदर पार्ट ऑफ द मीडियम, ये वाले मीडियम्स आर नॉट कनेक्टेड विद देम, उधर पीछे वाले से कनेक्टेड नहीं है ना, तो हमें क्या पता उधर क्या हो रहा है भैया, हम तो फोकट बैठे थे, कहीं बीच में से एक हलचल निकली तो पूरा पानी कनेक्टेड है। और कई लोग ये सोचते हैं ना सर जाएगा तो सीधा ही ना, सीधा क्यों जाएगा सीधा, जा तो गुजरा ही नहीं है। वेव में क्या जाता है, एनर्जी। मैंने हलचल की, फिर इसने की, क्योंकि मेरा अड़ा हुआ है, क्यों मेरे बगल वाले दूसरे लोग नहीं अड़े हुए मेरे का। वाई विल द इवेंट को सीधा, वाई, क्या कनेक्टिविटी इधर नहीं है? पानी के सतह पे तो सब तरफ कनेक्टिविटी है ना, तो एक जगह भी झंझुड़न होगी तो सब तरफ जाएगी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिफ्रैक्शन। व्हेनेवर लाइट वेव्स रीच अ नॉर्मल, एक छोटी सी स्लिट, ये बस ये स्लिट जो है, अब फिर ऑब्जर्व फैक्ट्स, ये जो स्लिट है, ये जो गैप है, दिस गैप ए शुड बी ऑर्डर ऑफ लैम्डा। अगर वेवलेंथ के ऑर्डर का ये एक स्लिट मेरे को दे दिया, तो ये स्लिट आने वाले पूरे मीडियम के लिए एक फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह एक्ट करेगा। और ऐसे ही हम एक लाइट के सोर्स को शरीफ बनाएंगे। पीछे लाइट का सोर्स होगा, उसको बोलो हर दिशा में तेरी मर्जी है जो फेंक, लेकिन तू जो कचरा यहां फेंकेगा, क्या वही कचरा सब तरफ जाएगा समान समय पे? क्योंकि यहां पर आप बेसिकली पीछे से एनर्जी रिसीव करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक्चुअल सोर्स तो आप वही नहीं, आप तो कॉपी कैट हो। तो डिफ्रैक्शन के माध्यम से आपने ऊर्जा रिसीव करी और फिर उसको सब तरफ बिखेर दिया। तो दस इवन इफ द वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम पीछे से आर बैड, द वेव फ्रंट्स विच आर जनरेटेड at and beyond this slit will be perfect circles. ये है diffraction. Bending of waves at sharp corners is defined as diffraction. परिभाषा लिखो उसकी मैंने फटाफट। Bending of waves at sharp corners is defined as diffraction. Bending of waves at sharp corners is defined as diffraction. शार्प कॉर्नर्स के आगे ब्रैकेट में ये लिख देना, बेंडिंग ऑफ वेव्स एट शार्प कॉर्नर्स, इस ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा के ऑर्डर के, इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। अब देखो क्या होता है इसमें कि सपोज मेरे पास कोई एक सोर्स है, वो
रैंडमली वेव फ्रंट्स छोड़ रहा है, अंट संट कचरे कबाड़े टाइप छोड़ रहा है, तो मैंने इसके आगे एक गत्ता रख देना, गत्ता, एक कार्डबोर्ड रख दूंगा और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर दूंगा। तो जो भी इवेंट यहाँ पहुँचेगा, तो जो भी पहुँचे, क्या वो सब दिशा में छूटेगा? तो यहाँ पर आगे क्या हो गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और मैं आपको तुरंत ही सीक्रेट भी बता देता हूँ, हम इसके आगे एक काम और करेंगे, हम इसके आगे परफेक्ट सिमेट्री रखते हुए एक और गत्ता रखेंगे जिसमें करेंगे 2 छेद, और ये जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक वेव यहाँ पहुँची और एक वेव यहाँ पहुँची। डू यू बिलीव दैट दीज 2 waves have reached here simultaneously? Again I have spherical wave fronts, और अब इसके आगे रखूँगा एक स्क्रीन, और अब इस स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट से इसको बोलेंगे S1, ये तो छोटा s हो गया, इसको बोलेंगे S2। अब जैसे कोई भी एक पॉइंट का चुनाव कर लेते हैं, ये तो एक वेव तो ये आ गई और एक वेव ये आ गई। इस पॉइंट P पर अब S1 S2 से 2 वेव्स आ रही हैं। S1 S2 फिलहाल इस अरेंजमेंट में सिमेट्री के तहत इन फेज कोहेरेंट है। S1 S2 एक दूसरे की सपट जेरोक्स कॉपीज हैं, और यहाँ स्क्रीन पे P पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। और आप भी जानते हो कि फलाने में से ढिमकाना घटाऊंगा तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और पाथ डिफरेंस ही क्राइटेरिया होता है किस लेवल का इंटेंसिटी मेरे को P पॉइंट पे मिलने वाला है। यही हमारा यंग डबल छेद एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द तरीका बाय विच आई कैन ब्रेक आउट वन सोर्स इनटू 2। एक के 2 टुकड़े ऐसे किए जाते हैं, समझे? ये डिफ्रैक्शन का उपयोग है। मेरे पास और भी तरीके हैं, और तरीके क्या है जो आपको मैंने बताया भी था पिछली बार, मैं पढ़ा रहा था कटिंग ऑफ लेंस, तो बताया भी था। मैं क्या करूँगा साहब, एक लेंस को बीच में से काट दूंगा और बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट खींच दूंगा और दोनों लेंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगा। तो क्या होगा देखिए आप, सपोज ये एक सोर्स है, तो एक इमेज ये बन गई, सिमिलरली एक इमेज एक यहाँ बना देते हैं, ये लो। सो आई हैव क्लियरली 2 images S1 एंड S2, और इसके आगे रख दो स्क्रीन। अब एक्चुअली में ये कौन है? ये ब्राइट सोर्स है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप देख रहे हो, ये कोई राम श्याम का मुंह नहीं है जो देख रहे हो आप, 2 मुंह दिख रहे हैं। इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसकी अपन अपनी आंखों से इमेज नहीं देख रहे हैं, ये लाइट का सोर्स है। तो जब आप इधर से देखोगे ना, इस तरफ से, तो आपको इस कबाड़ों के अंदर 2 चमकते हुए पॉइंट्स दिखाई देंगे। अगर ये सब हटा दो, इफ़ यू रिमूव दिस, ये हटा दो बीच का, ये हटा दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये हटा दोगे ऐसे तो क्या दिखाई देगा आपको? S। अरे लेंस का ड्रामा हटा दो तो सामने क्या दिख रहा है? एक ही इलेक्ट्रिक चल रहा है, फिर इसको बीच में ले आओ तो 2 दिखने लग जाएंगे, तो 2 चमचमाते हुए सोर्सेज दिखेंगे आपको। फिर पीछे स्क्रीन को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न छपता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर इन दोनों सोर्सेज से दे लाइट पे लाइट गिरेगी, क्योंकि तो एक रे, ये तो 2 रे बनाएगा ना, 2 करोड़ रेज होंगे, तो भरसक रेज इस पर गिरेंगी और भरसक रेज इसकी भी गिरेंगी। तो जहाँ जहाँ कॉमन स्पेस होगा दोनों से गिरनी चाहिए ना। अब आप बोलो सर यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा, तो मजा ही नहीं आ रहा है, तो अबे यहाँ मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इस नीचे वाले की कोई रेवा जा ही नहीं रही होगी, तो फिर मजा कैसे आएगा? यू हैव टू डिस्कस ओनली दैट मच पार्ट ऑफ द स्क्रीन जहाँ पे दोनों से रोशनी आती है। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा मेरे पास एक तरीका है कि मैं मिरर यूज़ कर सकता हूँ। एक आदमी के 2 आदमी कैसे करना है? मिरर, एक सोर्स तो ये ऊपर रख दिया S। अब ये ध्यान रख लेना कि ये S आपका शरीफ होना चाहिए। ये सूख लाया तो पहले इसको सुधारो, अगर यही सड़ा है तो फिर इसकी इमेज भी सड़ी बनेगी, है ना? तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये मैंने शरीफ कर दिया है, सिंगल, मतलब इसकी शरीफ करने का क्या मतलब मेरा? इसके वेव फ्रंट्स कैसे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो इसकी इमेज बन गई S'। अब ये इसमें आधी स्क्रीन ही काम आती है, क्योंकि एक रे डायरेक्ट गई, एक यहाँ टकरा के चली गई। ये देखो, ठीक है, एक तो सीधी चली गई और एक टकरा के चली गई। ये एक तरीका मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास एक मेथड और है, कैन आई यूज 2 प्रिज्म्स। ये 2 प्रिज्म रख दिए मैंने, ये रहा सोर्स आपका, सामने स्क्रीन, यहाँ से एक लाइट गई ऐसे, एक ऐसे। क्या करता है प्रिज्म? अभी कल ही बताया था पिछली क्लास में। ये बोलेगा कि यहाँ है, तो एक, अब ये नीचे वाला क्या करने वाला है ये भी आप जानते हो। ये बोल रहा है कि हमने ये लो 2 कर ली, नाउ लेट द रेज फॉल ऑन द स्क्रीन। तो इस स्क्रीन में कुछ हिस्से पर S1 S2 दोनों से आती हुई रेज गिरेंगी। वहाँ पे आपको क्या स्टडी करने का मौका मिलेगा? इंटरफेरेंस।
तो दीज आर 3-4 मेथड्स जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या करने के, एक के दो। पहले एक को शरीफ बनाओ, फिर एक के दो करो। क्वेश्चन कहता है ये सब ड्रामा कुछ नहीं करना, मेरे पास तो दो एक है मेरे पास, आई हैव 2 सोर्सेज विच आर कोहेरेंट। जब वो कह रहा है ही हैव, बात खत्म हो गई ना। हर बार आपको पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, अजम्पशन। लेट अस अज्यूम दैट आई हैव 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना। लेकिन कई बार वो इस प्रॉब्लम को भी आपके सामने रखता है। वो कहेगा आई हैव 1 सोर्स, आई हैव अ लेंस कटा हुआ, बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट ठूसा हुआ, दोनों को ऊपर कर दिया, देयर इज अ स्क्रीन, फाइंड आउट समथिंग्स, कुछ पूछेगा तो उसमें आपको सबसे पहले इन दोनों की लोकेशन निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों के बीच का गैप निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई में दोनों सोर्सेज से स्क्रीन की डिस्टेंस भी मेरे को चाहिए और दोनों सोर्सेज के बीच का गैप भी मेरे को चाहिए। तो आपको थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स लगानी पड़ेगी ना फिर यहाँ पर। जैसे इसमें देखो ये आसान है, इसमें अगर ये डिस्टेंस d है तो ऑटोमेटिकली ये भी d होगा, 2d हो गया, और ये डिस्टेंस दे देगा वो बड़ा d। इसमें भी आप निकाल सकते हो, याद करो क्या तरीका था, आर थीटा, आर थीटा ऊपर टिल्ट, आर थीटा नीचे टिल्ट, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन, मल्टीपल इमेजिंग, इससे अपन एक के दो करते हैं। तो देखो अभी YDAC मैंने स्टार्ट करूंगा मैं, और उससे पहले मेरे को क्या भूमिका बनानी पड़ी कि मैं सोर्सेज कैसे क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब 3-4 बातें, मैं 3-4 डायग्राम्स और बनाना चाह रहा हूँ जिसमें अपन वेव फ्रंट लिख लेते हैं। ये ऊपर वाला तो तुम कॉपी करोगे ही करोगे। व्हाट इज वेव फ्रंट, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। कायनात ही अगेंस्ट हो जाए तो कोई क्या करे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, locus of all the points in same phase is known as wavefront, है क्या। सपोज एक पॉइंट सोर्स है तो उसका वेवफ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। इस डायग्राम को देख के आपको कुछ याद आता है क्या? मुझे याद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। ये पॉइंट सोर्स की बात हुई। अच्छा, एक लॉन्ग लीनियर सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल। लॉन्ग लीनियर सोर्स, उसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, लॉन्ग लीनियर सोर्स। ये है लॉन्ग लीनियर सोर्स। अंदर लॉन्ग लीनियर सोर्स से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो ऐसे परपेंडिकुलरली जनरेट होती हैं। तो ऑल दीज विल कट परपेंडिकुलरली। तो किस तरह के वेव फ्रंट्स हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। ये अपन ने पता नहीं कभी तो बात की होगी, वेव्स में बात की होगी। इनफाइनाइट जायंट सोर्स के वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट लार्ज, इनफाइनाइट लार्ज, इसके वेव फ्रंट्स होंगे ऐसे प्लेन्स, बिकॉज ऑल द वेव्स विल कट देम एट राइट एंगल्स। तो ये तो 3 तरह के सोर्स होते हैं, मोस्टली यही 3 तरह के सोर्स आपको मिलेंगे, 1, 2, 3। थर्ड वाला तो नहीं मिलता। अब जैसे कुछ सवाल ऐसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्लेन मिरर, पूछेगा इस तरह का वेव फ्रंट आया, बताओ इसका क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह का वेव फ्रंट आया तो कहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ कोई पॉइंट सोर्स रहा होगा, उससे आया होगा। तो पॉइंट सोर्स का ये मिरर क्या करता है, इमेज बना देता है। तो इमेज से क्या होगा, रेज अभी रिफ्लेक्शन से पहले रेज यहाँ से आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद रेज, रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है वो इससे आएंगी, दूसरे से, नहीं क्या। तो जब इससे आएंगी तो इस तरह के वेव फ्रंट जनरेट होंगे। तो ये देखो, ये पीले वाले वेव फ्रंट्स का रिफ्लेक्शन मैंने बना दिया। दिस इज हाउ वेव फ्रंट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो आपको वेव फ्रंट का डायग्राम बनाने की बजाय तो पहले देखना चाहिए तुम किसके हो गए, इसके हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो दीज वेव फ्रंट्स विल स्ट्राइक द प्लेन मिरर एंड दे आर सपोज्ड टू गो लाइक दिस। सपोज आई गिव यू अ कर्व्ड मिरर, ऐसा मिरर दे दिया आपको, इसके ऊपर पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम मतलब ऐसे वेव फ्रंट्स आर बीइंग इंसिडेंट। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, पैरेलल है तो ये तो रेज अंदर भेज देगा। तो जो वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे वो इस तरह के जनरेट होंगे, इस तरह के। आफ्टर कोलिजन विद द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द मिरर, दे विल श्रिंक डाउन। ये सारे जो है वो ऐसे जा रहे हैं।
छोटे हो रहे हैं ओके। एक लेंस दे रहा हूं आपको, इस तरह के वेव फ्रंट लेंस पे आके टकराया, वेव फ्रंट्स ऐसे। अब इसका क्या होगा बताओगे? कुछ भी हो सकता है, क्या पता ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो प्लेन भी जा सकते हैं, ऐसी रेस गई प्लेन भी हो सकता है, और आप चाहो तो ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ऐसे भी हो सकते हैं, रेस कैन गो लाइक दिस, दोनों में से। ये वेव फ्रंट आए जैसे, कॉपी इधर पेस्ट, देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, टिल्ट, ये लो, ये खत्म, टिल्ट डाउन करते उसको बस, ठीक है। तो ये कुछ वेव फ्रंट्स के चित्र हैं। एक और देता हूं देखो आपको, सपोज ये इंटरफेस है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका? ये ऐसे आ रहे हैं, यूं चल जाएंगे, और वही डेंसर से रेयरर तो दूर चले जाएंगे, ठीक है। वेव फ्रंट्स का क्या हो रहा है ये निकालने का बेस्ट तरीका होगा कि आप रेज बना लो, रेज का आश्रय करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कभी भी आप दो एम्पलीट्यूड जोड़ते हो, अपने अल्टरनेटिंग करंट में भी ये काम किया था, तो फाइनल एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। This is the formula for finding the resultant amplitude after you get to add A1 and A2 amplitude के SHMs at an angle phi. Should I say at a phase difference phi? अगर आपके coherent sources हैं तो once you are receiving phi, you will always receive phi. तो आपके यहाँ पे A1 A2 जोड़ के ये ही आएगा, ओके? अच्छा, क्या आप जानते हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर? इसको स्क्वायर कर दो, तो जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे और k से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी को आप लिख सकते हो k A स्क्वायर, तो पूरे को k कर दिया तो यहाँ तो आ जाएगा I, यहाँ आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस पाई। तो ये आपके फॉर्मूले हैं नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के और फाइनल एम्पलीट्यूड निकालने के। ये वेक्टर सम का फॉर्मूला है, दो नहीं आप तीन वेव जोड़ोगे तो भी ये यूज हो जाएगा। मैं तुम्हें एक तीन सोर्सेज का सवाल भी कराऊंगा। अच्छा, हाँ वेव में किया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होता है? अगर I1 बराबर I2 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आप यहाँ पे है ना, तो यू कैन गेट दैट I इज बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि cos फाई की वैल्यू आपको 1 लेनी होती है, इसकी वैल्यू 1 कर दो, देन यू गेट द बेस्ट एडिशन। ध्यान है? तो अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 हो जाए तो फिर एक बात है, द रिजल्ट जो कि आपके थोड़ा फील भी कर सकते हो आप, तो आपके जो रिजल्ट आएगा I, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो I मैक्स होगा और वो होगा 4I। ये मैंने आपको साउंड में बताया था, 1 रुपया प्लस 1 रुपया 4 रुपया बन गया, 1 रुपया प्लस 1 रुपया बन गया 4 रुपया, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के केस में यही नाटक है, ये हो जाता है I बराबर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव वाले हमेशा यही चाहते हैं कि यार बराबर मत भेजा करो, क्योंकि बराबर से क्या हमारे दोनों कट जाते हैं, जीरो हो जाता है। I1 I2 इक्वल मत भेजो ना, डिस्ट्रक्टिव है हमारे, हम मानते हैं हम वेस्ट इंडीज़ के, हमारा गिव अप है। लेकिन डोंट सेंड अनइक्वल, डोंट सेंड इक्वल, इक्वल से मेरे जीरो हो जाता है यार, तो मैं सुन ही नहीं पाता हूँ ना आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 करोगे तो इस केस में जो I मिन है वो जीरो। इनफैक्ट एक बात और लिख सकते हैं, यहाँ पर A जो है वो मैक्स होगा और वो होगा 2A, और यहाँ पर A जो है वो मिन होगा 0, अगर बराबर की बात करें तो मेरे ख्याल में इसको नीचे लिखना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये तो स्पेशल केस का रिजल्ट है ना, ठीक है। अब सीधा मैं आता हूँ, आपको लेके जाता हूँ YDSC सेटअप, यंग डबल छिद्र एक्सपेरिमेंट, YDSE सेटअप। इस एक सेटअप के ऊपर जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज, बिल्कुल नो चेंजेस, और इस एक सेटअप के अंदर ही छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है,
उसी में पूछेंगे यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। तो अपन इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और जो एनालिसिस करेंगे उसी में से क्वेश्चन आपके निकल के आएगा। शुरू लगेगा कभी छेद को बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया तो क्या होगा, थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह। यंग डबल स्लिट का सेटअप होता है। ये लोग मानते हैं कि एक कैरेक्टर तो मेरे पास बढ़िया वाला कोहेरेंट है। अब ये कैसे बनाया तूने, वो नहीं बता करा, वो हमने बना दिया, आप चिंता छोड़ो। कैसे बनाया, अरे गत्ता रख दिया, छेद कर दिया ना, क्या दिक्कत है। तो एक सोर्स को सही करने का काम हमने कर दिया है। अब आपके सामने इसी एक के 2 टुकड़े किए जाएंगे और सामने लगाई जाएगी एक स्क्रीन। ये है स्क्रीन, ओके। What is expected from you is to understand that ये डिस्टेंस ये लोग रखता है d। इस डिस्टेंस के बारे में इन्होंने कोई नो कमेंट्स, ये सवाल अलग अलग हो सकता है, बट फिलहाल एक्सपेरिमेंटली हम चाहेंगे कि इसको फोकट में दूर क्यों रखा हुआ है, पास रख ताकि छेदों पे ज़्यादा रोशनी पड़े। फोकट में इसको लेकर घर चला गया इतना दूर, तो इन छेदों में क्या रोशनी बनेगी आप, है ना। तो इसको जितना पास रखो उतना अच्छा रहेगा, मत रखो आपकी मर्जी। ये डिस्टेंस को बोला जाता है d, और ये जो है वो लैम्डा इसकी वेवलेंथ है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक क्यों, क्योंकि लैम्डा डिपेंडेंट डेरिवेशन है। आप 25 लैम्डा एक साथ नहीं ठूस सकते, वरना क्या होगा, 25 प्रिंट आउट एक साथ निकल जाएंगे। आप एक ही पेज पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सबकी फोटोकॉपी थोड़ी निकाल दोगे। क्या छपता है उसके ऊपर, गोबर। तो अगर आप बहुत सारे लैम्डाओं का मिक्सचर वाला सोर्स ले लोगे, सर इसमें लाइट येलो भी आती है, वॉयलेट पिक्चर है, अलग रंग बिरंगी लाइट फेंकता है, तो यहाँ सामने पैटर्न सबका एक के ऊपर एक छप जाएगा, तो आपको क्लियरली कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या छपा। इसलिए सिंगल वेवलेंथ का सोर्स लो, ठीक है, ओके। ये जो डी होता है ये करीब करीब 1 मीटर होता है। 1 मीटर के आसपास रखना है। तुम्हारे सारे सवालों में 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 120 सेंटीमीटर ऐसा ही मिलेगा। और ये जो छोटा डी है, छोटे डी का ऑर्डर होता है लेस देन 1 मिलीमीटर। थोड़ा इमेजिन करके देखो कि किस तरह का डायग्राम है और मैंने बनाया कैसा है। तो मतलब ये रहे 2 सोर्स, दिखे 2, ये 2 सोर्सेस हैं और डिस्टेंस है ये भी मैंने, मतलब अब ये थोड़ी, ये तो 1 मिलीमीटर है, ये 1 मीटर थोड़ी है क्या। तो 1 मिलीमीटर के गैप पे 2 सोर्सेस हैं और आपने कितने दूर बात करनी है, 1 मीटर। तो क्या तो डायग्राम बनेगा, और मैंने क्या डायग्राम बनाया आप समझ सकते हो। मेरे को तो गैप रखना पड़ेगा ना, क्लैरिटी क्या कद्दू दिखाऊँ। अब आप सोचो स्क्रीन है, एक यहाँ से आएगी, एक आ गई। ये भी मैंने बड़ा बनाया है डायग्राम, क्योंकि ये 1 मीटर नहीं है और मेरे इस टैबलेट में आई कैन सी दैट ये तो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ये जो मैंने 2 बिंदु लगाए ना, 2 बिंदु, ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो अभी भी ये फिगर नॉट टू स्केल है। तो असल में क्या होता होगा आप सोच लो। गत्ते के छेद ही साले 1 मिलीमीटर के हो जाते कई बार तो। और अच्छा, और एक बात, ये जो छोटू छेद किए ना, ये छेद जो है इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो भाई साहब लैम्डा होना चाहिए। है मजा, लैम्डा के ऑर्डर के छेद हैं। अब आप सोचो क्या बरकत हो रही है देश में। एक सोर्स है साहब, उसके आगे गत्ता है, गत्ते में 2 छेद हैं जो एंगस्ट्रॉम लेवल के हैं, उसमें से रोशनी आ रही है, सामने स्क्रीन पे दे उजाला पे उजाला हो रहा है। अब आपके एक वेव तो गई ये और एक वेव गई ये, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं y। तो y पे बात करूंगा मैं, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस याद होगा। पाथ डिफरेंस इज द क्राइटेरिया फॉर इंटरफेरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस को कन्वर्ट करते हैं अपन फेज डिफरेंस। अब एक रास्ता तो ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, आप भी जानते हो नीचे वाला लंबा है। अच्छा, इसके पीछे जो चल कर आए हैं वो तो बराबर है, दोनों चले सोर्स से बराबर बराबर। तो पीछे मेरे को फिलहाल मेन डेरिवेशन में कुछ माथापड़ी की जरूरत नहीं है। अब मेरे को इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। तो एक बात नोटिस करो, ये कितना है भाई, 1000 मिलीमीटर। सो डू यू थिंक दैट दिस गैप इज 1000 टाइम्स दिस गैप? एंड thus I can say that this angle is very very small. अभी बनाया भी था मैंने। तो अगर ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये क्या एंगल है, 1 डिग्री, उससे भी कम। क्यों ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ढाप दो इसके ऊपर। तो एक तरह से ये जो ट्राइंगल है ना, ये तो एक तरह से सेक्टर हो गया, सेक्टर 1 डिग्री का सेक्टर। और सेक्टर जब बनता है ना तो ये और ये तो बराबर होते हैं। तो फिर नीचे वाले के पास एक्स्ट्रा क्या है, ये चमन
ये चमन, ये डिस्टेंस जो है क्या गंदी सोच है तुम्हारी। ये चमन झींगा जो है, मैं तो यही बोलता हूँ यार। थोड़ा मेरे को क्या खांसी हो रही है? हाँ देख लेना रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं होता। ओके गाइस, ये एंगल थीटा है। अब आप चाहे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले लो चाहे इसका ले लो, दोनों का थीटा ही है। अब मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये भी थीटा ही है। ये कैसे साबित करूँगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी थीटा है भाई। जो अगर आप इस लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बोल रहे हो तो इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ही है ना। तो ये गैप तो मरा सा है, नेग्लिजिबल गैप, कोई गैप ही नहीं है। तो अगर ये थीटा है तो ये अंदर का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और वो कितना हो गया? थीटा। दैट एंगल इज थीटा। सही है। तो ये जो छोटू डिस्टेंस है ये कितना आया? डी साइन थीटा। मतलब किसी भी थीटा पे अगर आप दो रेस भेजते हो तो वहां पाथ डिफरेंस क्या मिलने वाला है आपको? डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा। डी साइन थीटा इज डेल्टा एक्स। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं होते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये तो डेटा प्लान किया आपने ताकि सामने जो पैटर्न बने मैं उसको अच्छे से देख तो पाऊं। क्यों? ये एंगल 90 है तो ये 89 है, और 89 90 सेम होता है, तो मतलब ये आइसोसेलेस, मतलब ये आइसोसेलेस एंगल है। गलत नहीं है वो, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री भी नहीं है वो, चलता। डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस आ गया। ये असम्पशन लेस है। क्यों असम्पशन लेस है? क्योंकि असम्पशन तो मैं अभी लूंगा, वो तो मैं लूंगा। ये y जो है इसको मैं ले रहा हूं करीब करीब 10 सेंटीमीटर, 10 से ज्यादा। अब आप 10 के पीछे मत पड़ देना सर, वो 10.1 है। 10 एक वेग सा नंबर है, 10 तक चलेगा। 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 पे आपका मन जो करे वो कर लेना, आंसर देख के, ऑप्शंस देख के, ऑप्शन की रेंज देख के। लेकिन 45 सेंटीमीटर पे तो नहीं वैलिड। 10 सेंटीमीटर तक रखो उसको। 10 क्यों? क्योंकि 10 इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1 मीटर। 10% तक नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर ये y 10 ऊपर और 10 नीचे दोनों तरफ हो गया ना, तो 20 सेंटीमीटर की स्क्रीन होगी आपके सामने, वर्टिकल स्क्रीन 20। वो केस में थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। और थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा। तो टेन थीटा भी थीटा, साइन थीटा भी थीटा, मतलब टेन थीटा थीटा, साइन थीटा थीटा, मतलब टेन थीटा साइन थीटा। ये दोनों भी इक्वल है ना। जब दोनों रमेश के बराबर हैं तो ये दोनों बराबर है। अब मैं मचाऊंगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। मैं चाहता हूं साइन थीटा की जगह आप टेन थीटा लिख दो, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन भैंस वाई बाय डी। ये है अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन है? नाउ वाई अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये YDAC के स्टैंडर्ड असम्पशन। अब आप इसको भी कह रहे हो नहीं सर ये तो मैं 10 सेंटीमीटर करना चाहता, तो फिर वहां भी खेल बदल जाएगा। अगर छोटा डी बहुत ज्यादा छोटा है बड़े डी से, तो मेरा ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। अगर स्क्रीन आपने बहुत लंबी नहीं ली है, छोटी रखी है, तो फिर मैं आगे की बातें कर सकता हूँ, फर्दर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन या एक सेट ऑफ डेटा के लिए वैलिड है, इसमें तो अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। और अब आप देखो एक इतना स्वीट सा रिजल्ट आया, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाय डी। y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी। बड़ा डी ऊपर है, छोटा डी नीचे। ये रिजल्ट आपके ब्लड ग्रुप में शामिल करो। तुम मुझे पाथ डिफरेंस बताओ, मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा कि कौन से कोऑर्डिनेट पे वो मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आप जानते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, अर्थात 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। ये याद है बात? अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। मतलब इस ऊपर के बॉक्स के अंदर अगर आप एड्रेसेस देखना चाहो तो करस्पॉन्डिंग वाइज क्या आ रहे हैं? एन लैम्डा टाइम्स डी बाई डी। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वाइज? 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी,
3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि बड़ा डी ऊपर लेना है कि छोटा डी ऊपर लेना, भूल जाता आदमी, क्योंकि देखो इसके जस्ट पहले एक रिजल्ट है जिसमें छोटा डी ऊपर है। तो मैं आपको एक आदत डालना चाह रहा हूं जिसमें आप वाई कोऑर्डिनेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करो, लैम्डा डी बाई डी, जिसमें बड़ा डी ऊपर है, कैपिटल डी ऊपर है, कैपिटल। अब कैपिटल डी ऊपर कैसे? पहले तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं चाहता हूं कि ये गैप अच्छा खासा हो। जीरो वाले कंस्ट्रक्टिव से लैम्डा डी बाई डी वाला थोड़ा दूर होना चाहिए ना। मैं बताता हूं, देखो कितना दूर है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। लैम्डा बड़ा डी कितना है? 1000 मिलीमीटर अपॉन 1। तो 1 2 3 4 5 6 मीटर, मीटर है। इसको 1000 से और मल्टीप्लाई करो, मिलीमीटर आ जाएगा। कितना आया? 0.4 मिलीमीटर। स्टिल थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के फिर भी देख पाओगे। 0.4 मिलीमीटर पे एक कंस्ट्रक्टिव के बाद अगला कंस्ट्रक्टिव है। सोचो, मेरे को इस डी को 1000 गुना उससे ज़्यादा रखने के बावजूद ये हालत है। इससे ज़्यादा दूर रखूंगा तो वो दूर तो हो जाएंगे, पर कितने कमज़ोर बनेंगे दिखेंगे। तो इसलिए ये एक उपयुक्त डेटा है जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव दूसरे कंस्ट्रक्टिव से, जिसका रिजोल्यूशन तो अच्छा होना चाहिए, गैप तो हो गए। आई शुड बी एबल टू सी द सेपरेशन दिखना चाहिए। अलग अलग दिखेंगे तब तो बोलूँगा दो है, वरना तो मैं तो एक ही बोल दूँगा, है ना। तो इसीलिए अब इसमें आप ये ले लो कि देखो योर नेशनल कैपिटल, और वो भी न्यूमरेटर ऑफ द कंट्री में है। इज इट? कैन यू टेक इट दैट इज? भारत के न्यूमरेटर में तो है कैपिटल डी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास कोई ट्रिक हो तो बना लेना, ठीक है। मैं तो इसको लैम्डा डेटा करने लग जाता हूँ। लैम्डा डी बाई डी, इसको आपको आत्मा में शामिल करना है, ठीक है। हाँ, उनसे याद कर लो जो अच्छा। भाई ऑब्वियस बात है, अपने सर का नाम लिखोगे तो ऊपर से नीचे लिखोगे ना, तो पहले कैपिटल पहले लिखते ना, ऐसे ले लो। तो सेकंड को स्मॉल कर दो अलग, हाँ ऐसे कर लो, जो भी अच्छा लगे लर्न कर लो, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे, आप ये दोनों रिजल्ट को इक्वली कंठस्थता के साथ याद नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो। इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों रिजल्ट आपको मौखिक याद हो सकते? नहीं हो सकते। आप इसको अच्छे से याद करोगे और उसको क्रिएट करोगे। y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डड्डा, बड़ा डी बाई छोटा डी, ये याद करो जिसपे मैंने स्टार लगाया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के ये एड्रेसेस हो गए। ये है आपके सेंट्रल। अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज नाम है, फ्रिंज। तो इसका नाम होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल क्यों? क्योंकि सेंटर में। अच्छा, ये प्लस माइनस चलेंगे क्योंकि स्क्रीन तो ऊपर भी है और स्क्रीन तो नीचे भी है। अच्छा, कितने कितने गैप है ये? इसके बाद 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, और मैंने कितने ऊपर तक जाने को आपको कहा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 मिलीमीटर तक का है। तो 100 मिलीमीटर में कितनी बार 0.4 आ जाएगा? अच्छे खासे आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा। ऐसे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक दो ही दिखे सर, खूब सारे दिखेंगे आपको। ये इक्वली स्पेस्ड है। कैन यू सी दैट दे आर इक्वली स्पेस्ड? एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? लैम्डा डी बाई डी। इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो दूसरे कौन से होंगे? डार्क फ्रिंज। वो कैसे ढूंढते हैं? उनके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके लिए डेल्टा एक्स होते हैं ऑड लैम्डा बाई 2। तो उसके लिए भाई आ गए ऑड लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। तो ये वही सड़े आ गए बीच बीच के। कैन यू इलैबोरेट टू राइट प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 2 डी प्लस माइनस 3 लैम्डा 2 बाई कचरा प्लस माइनस बीच बीच के साढ़े 3 लैम्डा बीच बीच के। इनमें भी स्पेसिंग सेम है, द स्पेसिंग इज स्टिल सेम, मतलब हर दो के बीच में सबट बीच में डार्क है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। सो देयर इज अ पैटर्न, है ना, एक पट्टा दिखाई दे। लेकिन ये 10 के बाद में फिर वो पट्टे का गैप चेंज हो सकता है। डू यू बिलीव कि हमने एक अजम्पशन लिया है इस साइन थीटा वाले वेरिएशन को लीनियर करने के लिए?
नहीं लोगे तो फिर गैप लीनियर कैसे बढ़ेगा? गणित तो आती है ना तुमको। साइन थीटा के वेरिएशन पे चलेगा डेल्टा एक्स। साइनो दिख रहा है ना, साइनो लीनियर तो नहीं है ना ये। फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज गैप बिटवीन टू consecutive bright or dark. Gap between two consecutive bright and dark. And what is the formula? Fringe width W का फॉर्मूला है लैम्डा डा। किस पे डिपेंड करता है देख लो, लैम्डा पे, बड़े डी पे, छोटे डी। बड़ा डी जितना ज़्यादा होगा छोटे डी से उतना फ्रिंज विड्थ ज़्यादा आएगा। लैम्डा अपने आप में बहुत छोटी चीज़ थी, इसलिए मुझे इस दूसरे की जिम्मेदारी थी कि इसको मैं ज़्यादा रखूँ। सेकंड पार्ट है ना, बड़ा डी बाई छोटा डी, मेरे को ध्यान रखना था कि यार ये ज़्यादा आना चाहिए, समझे? ठीक है जी। YDSC सेटअप घर पे लिखोगे? ओके। अब रह के क्या ही रह जाएगा? 2 पॉइंट लिख के वैसे भी तुमको फ्री छोड़ दूंगा। चौथा पॉइंट, 2 पॉइंट लिख के दे रहा हूँ लिखने को, ठीक है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जेईई मेन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हलवा, मिठाई बटेगी। और जो मैं तुम्हें अभी कम से कम 10, 12, 15 पॉइंट हो जाएंगे ये, उन 15 पॉइंटों में से जेईई मेन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फोकट के 4 नंबर है, देख लो। इसमें और क्या पूछोगे? फ्रिंज विड्थ बराबर इक्वल स्पेसिंग है, क्या पूछ लेगा? गैप बिटवीन थर्ड राइट फ्रिंज एंड सेकंड फलानी। एक पट्टी में कितनी फ्रिंजेस होंगी? अरे पट्टी की लेंथ बता, उसको इससे डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे इससे, लैम्डा डबल कर दिया तो व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ? डबल। 4000 और 7000 दो अलग अलग किए हमने एंगस्ट्रॉम्स, तो बताओ फ्रिंज विड्थों के रेशियो क्या है? एक पट्टी में N1 फ्रिंजेस आ रही थी 4000 एंगस्ट्रॉम की, तो 7000 की कितनी आएंगी? L1 डिवाइडेड बाय 4000 लैम्डा डड्डा, ये n है, और सेम L डिवाइड बाय 7000 लैम्डा डड्डा, n डैश डिवाइड। और क्या पूछ लेंगे? इंटेंसिटी पे, अभी इंटेंसिटी के अपन फंक्शन निकालेंगे तो उस पर कुछ पूछ लेंगे। किसकी डेफिनेशन? अभी तुमने लिखा ही नहीं। एंगल सबटेंडेड बाय अ फ्रिंज एट द स्लिट्स। एंगल, तो यहां एक फ्रिंज हो सकती है क्या? फ्रिंज, व्हाट इज द गैप? गाइस, एंगल सबटेंडेड बाय अ फ्रिंज, एनी फ्रिंज एट द स्लिट प्लेन्स, ये एंगल है साहब बीटा। तो इनको करीब करीब डी बोल सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं? डी इंटू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। सो व्हाट इज बीटा? लैम्डा बाई डी, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। और मुझे एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, बड़ा डी, छोटा डी, और कुछ और बग दिया, कुछ ही बग दिया, फेज, कुछ बग दिया। लैम्डा बाई डी, बस सिर्फ लैम्डा और डी पे डिपेंड करता है। डी भी कौन सा? छोटा। अभी तुम करोगे ना, लेवल 1 करके देख लो, बढ़ोगे। एक डायग्राम और बना रहे बस, 5वां, जिसका नाम है द स्क्रीन। द स्क्रीन, कि स्क्रीन कैसी होगी? स्क्रीन कैसी होगी? स्क्रीन में सेंटर में बनेगा CBF। कौन, क्या नाम है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF। फिर ऊपर होगा फर्स्ट ब्राइट, फिर होगा सेकेंड ब्राइट, फिर होगा थर्ड ब्राइट। नीचे सेम टू सेम, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। फिर यहाँ होगा 1D, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, 1 डार्क, 2 डार्क, थर्ड डार्क। ऐसा होता है स्क्रीन। ये है y = 0, मतलब पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 0। ये है y = W, वेयर W इज लैम्डा डड्डा। और यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना, कौन बताएगा? 2W। यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना है? यहाँ लैम्डा है, यहाँ 2 लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव है ना ये?
यहाँ ए वाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू और यहाँ डेल्टा एक्स है लैम्बडा बाई टू, वाई इक्वल टू 3w बाई टू, यहाँ डेल्टा एक्स है 3 लैम्बडा बाई टू। ये पार्ट डिफरेंस है। तेरा स्क्रीन पे इंटेंसिटी बताओ यार, फंक्शन बताओ, हाउ इंटेंसिटी इज चेंजिंग ऑन द स्क्रीन। क्योंकि एक बात होता है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ ग्राफ चिपकाऊँ जिसमें इधर इंटेंसिटी प्लॉट करूँगा और ऊपर तो लोकेशन प्लॉट होगी, तो इसका ग्राफ पता है कैसा होगा? सोचो तुम, जब तक मैं तो बना रहा हूँ। देखो 10 सेंटीमीटर वाला जो गैप है ना आपका, उसमें तो वेरी नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। कितना भी मेहनत कर लो साला। देखो इन सारे में टकले एक जैसी हैं। ये सब के टकले एक लाइन पे अलाइन। क्या है ये? 4I0, वेयर I0 इज द सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी। अगर एक छेद पे उंगली लगा दूं तो सब जगह जो इंटेंसिटी गिरेगी वो कितनी गिरेगी? I0। फिर इस पे उंगली लगा दो, उसको छोड़ दो, कितनी गिरेगी? I0। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये। 2 छेद थे, दोनों छेद को चालू रखा आपने, एक पे उंगली लगा दो तो स्क्रीन पे सब जगह I0, इस पे लगा दो I0, दोनों छोड़ दो, 4I0 4I0 0 0 0 ऐसे करके वेरी गुड। इसको कहते हैं पैटर्न टकला। और ये सारे टकले एक लेवल पे अगर आप उस y इक्वल लेस में रहते हो तो जैसे तो देखो, वैसे टेक्निकली तो डिस्टेंस पे कम होना ही चाहिए। जब इंडिविजुअल सामान ही कम पहुँचेगा वहाँ, जब वहाँ सामान ही कम पहुँचेगा तो जोड़ के तो कम ही आंसर आएगा ना यार। ठीक है, जैसे यहाँ सेंटर पे तो आ रहा होगा 1 + 1, हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो 0.9 + 0.9, यहाँ आ रहा हो 0.8 + 0.8, तो 4 टाइम्स तो होगा, पर वो 3.6 हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 0.4 mm में कितना ही फर्क पड़ जाएगा। पहले के बाद 0.4 मिलीमीटर ऊपर में इंडिविजुअल इनपुट्स कम नहीं होते, यू हैव टू गो काफ़ी ऊपर। ये वेरिएशन है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका फंक्शन निकालें अपन। कॉसोकूडल फंक्शन आता है ना, कॉस फंक्शन आएगा। क्या आप जानते हैं कि I रिजल्टेंट होता है I0 + 2I0 cos phi, जो अपन ने पहले निकाला था I1 I2, मैंने I0 सेम कर दिया। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो I रिजल्टेंट आएगा 2I0 1 + cos phi। 2I0 कॉमन ले लिया तो 1 + cos phi, 1 + cos phi 2 cos square phi by 2, मतलब I रिजल्टेंट क्या आ गया? 4I0 cos square phi by 2। अब एक बात आप जानते हो कि जो phi होता है वो होता है 2 pi by lambda delta x। पाथ डिफरेंस को phi में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और आप भी जानते हो कि अभी जस्ट अपन ने डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला डेराइव किया था, लैम्डा, अरे हट, इधर लिखना पड़ेगा y = डेल्टा एक्स डड्डा। अब डेल्टा एक्स को रिप्लेस करोगे ताकि y आवे ना पिक्चर में। मुझे तो y एज अ फंक्शन ऑफ चाहिए ना, तो y छोटा dy बड़ा dy। ध्यान देखो ये क्या लिखा है, W फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी। तो कैन वी रीराइट दिस एज 2 पाई टाइम्स y बाय W। अब इस फाई को यहाँ भर दो यहाँ पे, तो मेरे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बनता है 4I0 टाइम्स cos स्क्वायर पाई y बाय W। थोड़ा प्रोनाउंस करने में अच्छा लगता है, पाई y, 4I0 cos स्क्वायर पाई y बाय W। ठीक है, और cos स्क्वायर फंक्शन है और वर्ष के सारे कोऑर्डिनेट पता है मुझे, है ना। सो दिस इज द फंक्शन फॉर इंटेंसिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर मैं इस सोर्स को स्लिट प्लेन्स के सामने सिमेट्रिक रखा था तो ये और ये तो बराबर थे, तो स्लिट प्लेन के पीछे, अब देखो ये जो सोर्स है अगर सिमेट्रिक रखा था तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब आप देखो
कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डेफिनेशन समझ लेना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डेफिनेशन है पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा होती है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो लैम्डा कुछ भी हो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यही बनेगी। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो लैम्डा डिपेंडेंट हो गई ना, ये तो कंडीशन। अगर किसी का लैम्डा ज़्यादा है तो फिर लोकेशन अलग आएगी, किसी का लैम्डा कम है तो लोकेशन अलग आएगी। पाथ डिफरेंस 0 है, उसमें कहाँ लैम्डा है? तो इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डेफिनेशन खास बात है, द लोकेशन ऑफ CBF इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। मतलब आप किसी भी वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट करा लो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबकी यही बनेगी। फर्स्ट सेकंड अल्ट्रासाउंड बनेगी, लैम्डा डिपेंडेंट है, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। आप देख लो अपने पिछले वाले नोट्स में। तो हर एक फ्रिंज का लोकेशन लैम्डा डिपेंडेंट है एक्सेप्ट CBF। तो अब CBF में क्या होगा, क्योंकि आपने फ्रिंज प्लेन्स के, ये स्लिट प्लेन्स के पीछे भी पाथ डिफरेंस रखा हुआ है, तो ये भी, इन दोनों का अंतर भी मेरे को लेना पड़ेगा। अरे ला, क्या छुपा कह रहे हो? चकना लेके आए थे, ये यूं और ये यूं, ठीक है। अब आप देखो क्या इक्वेशन होनी चाहिए, SS1 प्लस S1P इज इक्वल टू SS2 प्लस S2P। दूसरा बात, SS1 कितना है, √2D, और SS2 को इधर बुला लो -D, और उधर लिखो S2P माइनस S1P। अब आप भी जानते हो साहब, ये डिस्टेंस बड़ा D है, ये छोटा D है, तो एटलीस्ट और कुछ होवे नहीं होवे, फलाना माइनस ढिमकाना तो मेरे को पता ही है। याद करो इसका फॉर्मूला बिना अजम्पशन के था D sin थीटा, मतलब √2 - 1 टाइम्स D इज इक्वल टू D sin थीटा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या जो थीटा आने वाला है वो इस काबिल है कि नहीं है कि साइन थीटा टेन थीटा को इक्वेट करके इसकी जगह लिख दो D टाइम्स y बाई डी। ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप देखो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है √2 - 1। ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। आप देखो इसकी वैल्यू आ रही है 0.414, ये आ रहा है साइन थीटा, और आप कह रहे हो टेन थीटा भी यही है, छोड़ो ना। तो कैलकुलेटर से करके देखो, टेन थीटा का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.45, 0.4। अब कहने को तो इतना तो क्या है, ठीक है, लेकिन एक बात देखो, ये टेन थीटा है, अगर आप कोऑर्डिनेट में जाओगे तो इसको बराबर करना पड़ेगा y बाई डी के, और d 1 मीटर होता है, तो y की वैल्यू आएगी 0.45 मीटर, अर्थात 45 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और अगर मैं इसी को टेन थीटा मान के कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। ये भी 454 है, आपकी पूरी जानकारी है, tan इनवर्स कैलकुलेटर से करके देना। तो 4 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। अगर 4 सेंटीमीटर का फर्क आपको चलता है तो इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से 4 सेंटीमीटर का फर्क लोकेशन वाइज तो काफ़ी फर्क है। मैंने आपको कितने हाइट तक जाने को अलाउ किया था? 10 सेंटीमीटर। आप 45 सेंटीमीटर पहुंच गए, गड़बड़ है ना। इसलिए ये वाला फंडा यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो ये सब देखो, इसमें कोई असम्पशन नहीं है, ये क्लियर है डी साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इससे करो ना आंसर। इसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि यार साइन थीटा आता है, फिर टेन निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो देख लेना, उस समय मौके के मुआयने के हिसाब से फैसला कर लेना, ठीक है। तो ये तो सीसो है, जितना अगर ये स्लिट प्लेन्स के पीछे S नीचे जाएगा तो अगला किधर जाएगा, ऊपर, ऐसे और ऐसे यूँ चलता है, ठीक है। अगर ये 1 मीटर है, ये वो भी तो बताया था ना तुमको, 1000 गुना का रेशियो होना चाहिए, वो है तो है, वरना तो फिर सब ट्रायंगल है। फिर तो फाइंड दिस अंतर निकालो, प्रॉपरली करो। वो कोई नहीं करेगा, वो YDSC को इतना मॉडिफाई आज तक ही नहीं किया किसी ने, है ना, कोई नहीं करता। ये पीछे ये हो सकता है, इसमें आ सकता है, वो बता दिया, ठीक है जी, बढ़े आगे। हाँ, अभी मैं 3 पेज एक साथ लिखूंगा। हाँ, इफ द स्लिट साइज आर अनइक्वल, अगर जो छेद आपने किए हैं वो अनइक्वल है, स्लिट साइजेस S1 S2, ये जो छेद है ये अनइक्वल है, तो क्या आप जानते हैं कि इनकी वजह से जो इंटेंसिटी स्क्रीन पे गिर रही होगी वो अनइक्वल गिरेगी। अनइक्वल गिरने की खास बात,
ब्राइट फ्रिंजेस तो ओके, बट डार्क फ्रिंजेस सपट डार्क नहीं होंगे, डार्क फ्रिंजेस सपट जीरो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अनइक्वल है। ठीक है, वही तो लिखा है, आर अनइक्वल देन डार्क फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। सो इफ यू वांट टू मेक बोथ द स्लिट्स इक्वल, अब दो चॉइसेस आपके पास, ये जेईई एडवांस में ऑब्जेक्टिव आया हुआ, तो आपका दो चॉइसेस, या तो जो छोटा छेद है उसको बड़ा कर दो तो बराबर हो जाएंगे, या बड़े छेद को छोटा कर दो तो भी बराबर हो जाएंगे। दोनों ही सूरतों में अगर आप बड़े वाले का साइज छोटा करते हैं तो डार्क फ्रिंजेस तो जीरो हो जाएंगे और ब्राइट फ्रिंजेस जो फिलहाल है उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी एक की साइज कम कर दी। तो ब्राइट वाले कह रहे हैं ये क्या मतलब है यार, कम क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर आपने कहा नहीं चलो जो बड़ा है उसको बड़ा रहने दो, छोटे वाले को बड़ा कर देते हैं, तो ब्राइट फ्रिंजेस बढ़ेंगे, डार्क फ्रिंज कह रहे हैं बाहर हो जाओ सालो, हमारा जीरो तो जीरो ही होता है यार, कैसे भी आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। दोनों छेद अनइक्वल थे तो क्या हुआ, अगर अनइक्वल छेद है तो सामने इंटेंसिटीज इक्वल नहीं है, तो डार्क वाली जीरो नहीं है, ब्राइट वाली तो अच्छी बात है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपने बड़ी वाली को छोटा कर दिया तो ब्राइट वाले गिर जाएंगे, डार्क वाले तो जीरो हो जाएंगे, या छोटी वाली को बड़ा कर दिया तो भी डार्क वाले खत्म हो जाएंगे और ब्राइट वाले इस बार बढ़ा क्या बढ़ जाएगा, है ना, एनर्जी बढ़ेगी तो बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है यार इस पेज में? कौन सी एस? हाँ, तो फिर उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा पीछे से क्या एनर्जी आ रही है, वो इंटेंसिटी के फॉर्मूले नहीं होते थे, ये करो फिर। सबसे पहले तुम्हें पीछे, मैं एक स्लिट की बात कर रहा हूँ, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा R1। कई लोग इस बात को गायब कर जाते हैं, है ना, ये R1 है तो ये, अगर ये P पावर का सोर्स है, ये P पावर का, और आगे डिस्टेंस क्या है D, तो अच्छा इसका एरिया दे देगा स्मॉल s, तो इस पे कितनी ऊर्जा गिर रही है, P / 4πr1² × s। ठीक है, ये एनर्जी इस पे गिर रही है। अब ये एनर्जी आगे फेंकेगा, इसको फर्दर डिवाइड करो 1/4πd²। दिस इज गोइंग टू बी द इंटेंसिटी ड्यू टू द अपर स्लिट एट ऑल पॉइंट्स हियर। अरे और क्या चॉइस है तुमको, यही तो आसपास है, ये सारे डिस्टेंस दी तो है, क्या दिक्कत है, इतने में क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम कह रहे हो मैं तो सर परफेक्ट स्फीयर में, इसमें कोई फर्क नहीं, इससे बेटर मेथड हमारे पास है। ठीक है, और कोई इतना सेंटी नहीं होता, लोग जनरली कहते हैं इंडिविजुअल इंटेंसिटी ड्यू टू छेद हियर इज I0, ये है I0 आपका, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज I0, बट ये कोई नहीं पूछता, वो सीधा बोलेगा स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी है I0, तो I0 और I0 जोड़ के 4I0 इज द बेस्ट एंड 0 इज द वर्स्ट, जनरली ऐसे चलता है। लेकिन अब पता है क्या, इसमें HC वर्मा ने तो नहीं किया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कई लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह का प्रश्न पूछेंगे, जैसे ये तो ले लेंगे ऐसे, अब देखना ब्लेंडर मिस्टेक है, कंसेप्चुअली मिस्टेक है, यहाँ स्क्रीन रख देगा, ये बोलेगा S1 S2, फिर कहेगा कि इधर पीछे एक स्क्रीन और लगा रखी, वो बोलता है कि देखो जनता, हम यहाँ पर एक स्लिट बना देंगे और यहाँ पर भी एक स्लिट बना देंगे, ओके? जो स्क्रीन है उसमें दो छेद कर दिए मैंने, मतलब जो एनर्जीज यहाँ मिलेगी आके, जो यहाँ से वेव आएगी और यहाँ से वेव आएगी, और यहाँ इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए 4I0, लेकिन छेद कर दिया, मतलब ये एनर्जी अब आगे निकलेगी। ठीक है, और ये पूछते हैं कि अगर ये सपोज λd/d है, कुछ और भी दे सकते हैं, अगर λd/2d कर दूं तो फिर तो ऊपर तो जीरो ही होगी, तो मजा नहीं आया ना, फिर कुछ तो देते हैं। तो these two are going to act as the slits for the next one। अब ये पूछेगा कि चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, λd/4d कर देता हूँ, मतलब ब्राइट और डार्क के बीच में, तो ये मुझे वो पाएगा और से लेके आना पड़ेगा ना कि भाई तेरे यहाँ बच क्या रहे तो बता, तो वो फॉर्मूला था 4I0 cos² pi y/w। तो जरा इसके अंदर W/4 डाल दो, क्योंकि W/4 ही हाफ होगा। अब ये तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है,
वैसे आपने नोटिस किया होगा कि ग्राफ बनता है साइनोसोडल या सॉरी कॉस स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, y बराबर 0 का है ये, और ये है y बराबर फ्रिंज विड्थ अपॉन 2। यहाँ सपट बीच में ये अगर 4i0 है और ये 0 है तो बीच में 2i0 आता है। एक्चुअली क्या है ना, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो कर्व है, कॉस का जो कर्व है ना, ये इस स्ट्रेट लाइन को मिड में कट करेगा। मतलब अपर कर्व एंड लोअर कर्व दे आर सिमेट्रिक। मतलब अगर आपकी मैक्सिमा, ये तो 4i0 और 0 की बात है, क्या आपका मैक्सिमा नॉन जीरो भी तो हो सकता है मिनिमा। सपोज आपका मैक्सिमा है 16i0 और मिनिमा है 4i0। 16 4 बीच में आएगा 10, तो सपट बीच में 10i0 होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे विड्थ ये वाला डालूं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2i0। Isn't 2i0 द एवरेज ऑफ 4i0 and 0? तो मैक्सिमा और मिनिमा जो भी हो, उन दोनों के बीच में हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा एवरेज ही आएगा। अब वो कुछ भी हो, अगर मिनिमा 0 है तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी क्यों, क्योंकि फंक्शन का वेरिएशन तो कॉस स्क्वायर ही है। अरे ले देखे ये ग्राफ थोड़ा ऊपर सरक जाएगा और क्या होगा, बट द पैटर्न इज कॉस स्क्वायर। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कॉस स्क्वायर? व्हेन इट गोज फ्रॉम पीक टू बेस एट द मिड गैप इट विल ऑक्यूपाई 50-50 का मामला रहता है। अब इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी 4i0 गिरने वाली है और यहाँ पर 2i0। अब ये कहते हैं बताओ यहाँ क्या होगा। गलती ये है कि तू मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। अब यहाँ के लिए मैं सोचूंगा कि भाई ये आया और ये आया, तो मैं ये वाला का डिफरेंस और ये वाले का डिफरेंस निकालूंगा, पार्ट डिफरेंस। अब तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस टेढ़े में से ये घटा दूंगा तो मुझे पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, पार्ट डिफरेंस से मुझे फेस डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन फेस डिफरेंस जानने के बाद मैं जोड़ूंगा क्या? लोग कहते हैं 2i0 और 4i0 को ऐड करो यहाँ पे। अब इसमें एक मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक ये है कि 2i0 तो इंटेंसिटी है यहाँ पे, तो आपने इसके द्वारा जो 2i0 इंटेंसिटी है उसको पूरी स्क्रीन पे 2i0 ही मान लिया क्या? आपको टेक्निकली क्या करना चाहिए बता दो एक मिनट। आपको इस छेद का एरिया निकालना पड़ेगा। 2i0 तो इंटेंसिटी है ना, यहाँ एनर्जी कितनी गिरी है, तो आप लिखोगे 2i0 इंटू एस डिवाइड बाय 4πd²। ये है इंटेंसिटी सामने, और इसकी भी यही है इंटू एस बाई डी²। तो इंटेंसिटी आपने कैसे मान ली सेम है? जो तो लोग क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी यहाँ होती है वो ही यहाँ मान लेते हैं। इससे बेटर क्वेश्चन होता है कि आप रेशियो पूछते हैं। आप मेरे से पूछते हैं कि फला और ढिकाल जगह जो नेट इंटेंसिटी उसका रेशियो क्या है, तो रेशियो में ये 2:4 चलेगा। बट दिस 2i0 is not going to be the intensity on the screen. There will be factors multiplied, but in the ratio those factors will be cancelled out. ठीक है ना? आप ये कैसे किसी स्क्रीन पे इंटेंसिटी 2i0 है, आपने छेद कर दिया, छेद करके पीछे नाप रहे हो और कह रहे हो वहां इंटेंसिटी 2i0 है, तो अबे इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग एट दैट पॉइंट पर यूनिट एरिया। मल्टीप्लाई इट विद द छेद का एरिया फर्स्ट, सो दैट यू गेट द एनर्जी फॉलिंग देयर, एंड दैट एनर्जी विल बी बाहर निकलेगी, और वो एनर्जी तो बटेगी सब तरफ, तो उसके तो बट गए ना आगे इतने सारे। तो i0 कैसे चिपका दिया? ब्लंडर है, तो कई लोग करते हैं ऐसा, वो कंसेप्ट ही फेल है, एडवांस में कभी नहीं किया ऐसा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। जो इसने क्योंकि छेद के एरिया की बात की, तो मैंने कहा ये लोग ये अपन ध्यान रखें। और ये जो आप बोलते हैं ना इस छेद से एनर्जी गिरी और इससे गिरी, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आएगी, हम कहते हैं कि भैया पहले वाले सोर्स से यहाँ पूरी स्क्रीन पे क्या इंटेंसिटी आ रही है, i0। मतलब मैंने वो कैलकुलेशन कर लिया है कि तेरे पे क्या गिरा, मल्टीप्लाइड बाय तेरा एरिया डिवाइड बाय 4π डिस्टेंस स्क्वायर। ये 4π डिस्टेंस स्क्वायर पता है, समझ में बात क्या थी? व्हाट डू यू मीन बाय 4π डिस्टेंस स्क्वायर? व्हाई एम आई डिवाइडिंग विद दिस? क्योंकि किसी भी p पावर के सोर्स से किसी भी r डिस्टेंस पे जो ऊर्जा आ जाएगी वो 4πr² से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटेंसिटी फॉल्स 1/r² फॉर पॉइंट सोर्सेस। ठीक है ना? ओके, ये बात मैंने आपको अभी जस्ट बताई। 11वां नंबर पॉइंट, ओनली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती है। अगर वाईडीएससी को सफेद लाइट से कंडक्ट कराया जाए तो फिर तो आपने मेन फंडा ही फेंक दिया है। वो मेन डायग्राम में बगल में ब्रैकेट में मोनोक्रोमेटिक लिखा होता है। इसका मतलब आप तो बेसिकली सारे रंगों का प्रिंट आउट एक के ऊपर एक छाप रहे हो।
मतलब क्रिस गेल के ऊपर आपने सचिन का फोटो भी छाप दिया, सब प्रिंट निकल गए, तो वो तो क्या बन गया, वो पता नहीं क्या बना। तो अब इसमें कह रहा है फिर भी कुछ तो बात करो ना, क्रिस टेंडुलकर कह रहा नहीं कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बोलो। तो एक बात है, सफेद रंग से करने से 7 पैटर्न एक साथ एक के ऊपर एक छपेंगे, लेकिन सबका CBF एक जगह ही होगा। और इससे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उसी रेशियो में सारे रंग मिल जाएंगे, तो इट विल बी व्हाइट इन कलर। तो CBF विल बी व्हाइट इन कलर, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी फ्रिंज परफेक्टली डार्क नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी का डार्क है तो किसी दूसरे का कुछ तो हो जाएगा। 4000 से लेके 7000, 4001 भी है, 4002 भी है, 4003 भी है, इतनों का किस्मत अच्छा नहीं हो सकता, सबका LCM हो गया और सब जीरो, ऐसा नहीं होता है। तो नन ऑफ द फ्रिंज विल बी परफेक्टली डार्क, क्योंकि किसी का डार्क है तो किसी का कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और तीसरी बात जो NCERT ने लिखी है, भाई प्रिंट आउट निकलेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअलिज्म प्रिवेल करता है तो मैं जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से स्क्रीन पे ऊपर ढूंढने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे किसकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जिसका लैम्डा सबसे छोटा है, वॉयलेट। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज टू अपीयर विल बी वॉयलेट। ये NCERT में नहीं लिखा है, ये तो सत्य है, क्योंकि जिसका लैम्डा सबसे छोटा उसका लैम्डा d/d सबसे छोटा, उसका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज क्लोजेस्ट। अरे तो भैया जिसका ब्राइट फ्रिंज क्लोजेस्ट टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसका डार्क भी तो क्लोजेस्ट है। लैम्डा डेल्टा क्लोजेस्ट है तो लैम्डा डेल्टा बाई 2 भी तो क्लोजेस्ट है। और अगर आप ये बात समझ गए कि डार्क भी उसका सबसे पहले आता है, तो आप ये दूसरी बात भी समझ जाओगे। डार्क का क्या मतलब होता है? एब्सेंटिज्म। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, दीज गाइज फर्स्ट गो ऑफ, देन दे अगेन अपीयर, तभी तो ब्राइट फ्रिंज आएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद आपका अगला ब्राइट ढूंढने से पहले मुझे आपका डार्क फ्रिंज देखना पड़ेगा। डार्क फ्रिंज का मतलब होता है निकल लो, और निकल लेते हैं लोग तो फिर क्या दिखता है, जो नहीं निकलते हैं। तो वॉयलेट अगर निकल गया तो कौन नहीं निकला, वो रेड। तो अगर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो आपकी सफेद कलर की होगी, तो जैसे ही आप ऊपर चलोगे रंग भगना चालू हो जाएंगे, और सबसे पहले कौन भगेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ये भगेंगे। तो भगेंगे तो कौन से कलर के शेड मुझे अपीयर आने, रेडिश दिखाई देगा। अरे माइनस हो गया ना, डार्क का मतलब क्या होता है, डिलीट। साउंड वेव से समझो, वो आवाज बंद होगी। जैसे हम 5-7 आदमी गाना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब, गा रहे हैं, जानबूझ के गंदा गा रहे हैं, ठीक है, गा रहे हैं। अब कहीं पे आप बैठे हो, वहाँ पे मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो मेरी आवाज़ क्यों सुनाई है ना, वहाँ तो प्रखर की आवाज़ सुनाई देगी। जिनकी नहीं है भाई ऑब्वियसली, जिनका डिस्ट्रक्टिव हो गया वो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ये NCERT इस बात पे एक पॉइंट डाला हुआ, पुरानी NCERT में डाला हुआ, आपका आज का मैं नई वाली मैंने देखी नहीं बोलो। तो ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज टू अपीयर विल बी वॉयलेट, but the first color to show off will be red. For any path length covered by light in a considered medium, its optical path is the length of equivalent path had it covered it in vacuum. ठीक है, अब इसमें डेरिवेशन कर दूंगा, लेकिन आपको यहां पे बॉयल्स लॉ लगाना है। P1 V1 is equal to P2 V2, म्हणजे μ1 T1 is equal to μ2 T2। अगर आप μ1 मीडियम के T1 लेंथ को μ2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो μ1 T1 is μ2 T2, एंड इट इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कन्वर्जन। वो अपेरेंट कन्वर्जन था, ये ऑप्टिकल कन्वर्जन है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब अगर कांच में आपने T1 लेंथ चला ग्लास में, तो पानी में कितना चला होगा, कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे, टाइम इक्वेट करके, टाइम इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ तो टाइम का ही तो खेल है, मैं यहाँ इतना चला और वहाँ इतना चला, मतलब वो लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो क्या करना चाहिए हमें, जैसे कोई मेरे पास एक स्लैब है जिसका थिकनेस है T, और तो 2 लाइट वेव भेजता हूँ, तो ये लाइट वेव ट्रेवल करती हुई आई यहाँ तक, ये भी आ गई यहाँ तक। अब इस स्लैब के अंदर जो ये लाइट चलेगी, ये डिस्टेंस और मुंह निकालेगी बाहर, उतना देर में ये शायद ज़्यादा चले। तो ये लेंथ और ये लेंथ ऑप्टिकली इक्वल, ठीक है। तो क्या किया जाए, T डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस मीडियम जिसका म्यू है में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन विल बी T डिवाइडेड बाय C बाय म्यू, T डिवाइडेड बाय C बाय म्यू। एंड अगर ये लेंथ T डैश है तो यही T डैश मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तो वैक्यूम है, S ये कर दूंगा,
जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, म्यू टी बाई सी। सो व्हाट इज सी डेल्टा टी, म्यू टी। इसका मतलब किसी भी मीडियम की लेंथ का अगर आपको वैक्यूम इक्विवेलेंट निकालना है तो जस्ट डू म्यू टी, जस्ट डू म्यू टी। और अगर दो अलग अलग लेंथों को आप बराबर मानते हो तो इन दोनों का वैक्यूम इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए ना। तो तेरा वैक्यूम इक्विवेलेंट क्या है, म्यू टी, तेरा क्या है, म्यू टी। तो तुम दोनों का म्यू टी बराबर होना चाहिए ना। वही तो किया है म्यू वन मीडियम में टी वन चला, म्यू टू मीडियम में टी टू चला, दोनों कह रहे बराबर है तो म्यू वन टी वन बराबर म्यू टू टी टू होगा। अगर बांग्लादेश वाला कह रहा है कि इतने नोट और पाकिस्तान वाला कह रहा है इतने नोट बराबर है ये, तो आपने कहा इन दोनों को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करिए, अगर सेम आता है तो बराबर ही। लेकिन तुम्हारा आपसी कन्वर्जन तो पता नहीं मेरे को, कोई लेगा भी नहीं, है ना। ये दोनों रास्ते बराबर है तो बैक साइड आपको डिफरेंस देखने का जरूरत नहीं। आगे देखते हैं। अब आप नोटिस करो, अरे तो व्हाट इज द डेल्टा एक्स, S2P माइनस ये S1P तो कंसीडर करने काबिल ही नहीं है। ये जो आपने स्लैब लगाया है ना, ये स्लैब नहीं है, तो पापड़ है। अब पापड़ में तो टी डिस्टेंस ही लेना है, टेढ़ा मेढ़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये एक्चुअली में S1P नहीं है, ये एक्चुअली में S1P में से T पार्ट हटाइए और T पार्ट की जगह जो उसका एक्चुअल इक्विवेलेंट है वो हटाइए। उसका एक्चुअल लेंथ टू बी कंपेयर्ड विद वैक्यूम वो है, T हटा दिया और T की जगह जो एक्चुअल होना चाहिए वो चिपका दिया। सो इसकी एक्चुअल कंसीडर्ड लंबाई फॉर वैक्यूम मीडियम होगी S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। और अगर म्यू 1 है तो बात ही खत्म हो गई, म्यू 1 है तो ये कट गया ना दोनों वापस। तो मेरे पास डेल्टा एक्स क्या आया देखिए, S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स T। लेट मी रीअरेंज इट, S2P माइनस S1P ज्योमेट्रिकली ये मेरा समझा हुआ है। इस रेखा और इस रेखा का अंतर है y dy dy। ज्योमेट्रिकल लेंथ दिस माइनस कुछ भी मीडियम कुछ भी हो, ये तो ज्योमेट्रिकल लंबाई है। तो कैन आई राइट डेल्टा x इक्वल टू y छोटा d बाय बड़ा d। नहीं अपन उसको उसमें लिखा नहीं, वेल विद इन रेंज। देखो मॉडिफाई इतना नहीं करना, और अगर ज्यादा है तो फिर डी साइन थीटा लिखो माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स टी। अब कैपिटल डी बाई डी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और बिफोर दैट इसको LHS में ले आओ, तो आपके पास माहौल बनता है y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डड्डा प्लस म्यू माइनस 1 टी डड्डा। क्या लगता है इस रिजल्ट को देखकर, अगर म्यू की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये टर्म ही कोलैप्स हो जाएगी और पुराना वाले आ जाएगा, लेकिन ये तो 1 नहीं है। क्या आपको लगता है कि तुम मुझे लैम्डा बताओ मैं तुम्हें करस्पॉन्डिंग लोकेशन बता दूंगा, लेकिन मेरे सारे एड्रेसेस में ये टर्म ऐड हो गई एक तरह से। इज इट अ कांस्टेंट टर्म? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का एड्रेस क्या होगा, लैम्डा डेल्टा प्लस कचरा। सेकंड ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा, 2 लैम्डा डेल्टा प्लस कचरा। तो एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड YDSC हैज बीन एडेड अपॉन बाय दिस टर्म। मतलब एक तरह से पूरा प्रिंट आउट ही ऊपर सरक गया। लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0 प्लस म्यू माइनस 1 टी डेल्टा। लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज लैम्डा डेल्टा प्लस द सेम कचरा। So every bloody body has been shifted by same distance. तो गैप्स तो चेंज हुए नहीं, मतलब the entire pattern has shifted up by how much? Mu minus 1 t डेल्टा। देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो बताओ, ये कभी देखा है प्रिज्म में म्यू माइनस 1 a। तो देखो सिमिलर है, गाना एक जैसा है, पिक्चर अलग अलग है। तो a तो नहीं है, ये तो आएगा ही, दूसरे सर तो आएगी, ये के चैप्टर्स में कभी भी आ सकते हैं। अभी ये हो गया पैटर्न इतना ऊपर सरका। दूसरी बात, जिधर आपने कानिया लगाया है उधर जाएगा, जिधर गॉगल लगाइए पैटर्न उधर सरकेगा, ये भी याद रखना। लेकिन ये फंडा तभी वैलिड है जब हवा बाहर है और ये भारी है। अगर आपने पूरे YDSC को पानी में डुबो दिया और फिर ये कणिया लगाया हवा का, तो फिर जिधर कणिया लगाओगे ये उल्टा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिप हो गया ना। अभी मीडियम क्या है पूरे में, एयर, और ये क्या है 3/2। तो ये स्लैब डेंसर है एज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड मीडियम। बट इफ द YDSC इज कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर, अगर YDSC को पूरा पानी में डाल दिया तो क्या होगा,
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं सरकेगी, लेकिन पानी में डालने से लैम्डे जो है वो छोटे हो जाते हैं। लैम्डा चेंज होता है ना मीडियम में। इनफैक्ट आप लैम्डा 1 म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 म्यू 2, ये कॉन्सेप्ट लैम्डा की नई वैल्यू निकालने में भी लगा सकते हो। आप लैम्डा की नई वैल्यू निकालने में भी ये फंडा लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर पूरे सेटअप को पानी में डुबो दिया तो जो आपका जो पैटर्न है ना वो ऐसे श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो कोई सरकेगी नहीं, तो ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे सारे और नीचे वाले भी ऊपर आ जाएंगे, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि लैम्डे छोटे हो गए। लैम्डे छोटे क्यों हो गए? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। अब आप कह रहे हो कि पानी में रिफ्रैक्ट कर रहे हैं इसको, और पानी में कर रहे हैं साथ में हवा का स्लैब लगा दिया, और मछली होगा तो हवा के चश्मे लगेंगे, तो हवा का स्लैब रख दिया, तो हवा का स्लैब लगाने से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर नहीं आएगी, नीचे आएगी। फ्लिप हो गया ना उल्टा। जैसे मैंने तुम्हें ऑप्टिक्स में भी कहा था कि ये वाला लेंस कोई कन्वर्जिंग का ठेका नहीं है, ये तभी कन्वर्जिंग होगा जब बाहर कम है और ये खुद ज्यादा है। अगर उल्टा कर दोगे तो यही लेंस डाइवर्जिंग होगा, ठीक है ना। तो ये आपके, अच्छा अभी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग एनी पॉइंट, जैसे ही आपने ये कहानियां लगाया ये तो पैटर्न तो ऊपर भगा, तो पैटर्न अगर ऊपर भगा तो किसी भी एक पॉइंट को कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करके गई है? इट इज वेरी सिंपल, म्यू माइनस 1 टी डड्डा डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। जितनी पट्टियों की चौड़ाई है उतनी एक मेरे को तो 5 मीटर सरकाना है, उस 5 मीटर में जितनी पट्टियां आ जाए बता तो इतनी फ्रिंजेस सरक गई। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ बिकॉज फ्रिंज विड्थ इज स्टिल लैम्डा डिवाइडेड, इट इज द पैटर्न शिफ्टिंग। फिर एक बात आती है, जब आप ये गॉगल लगा रहे हो तो इससे एक चेंज तो हो ही सकता है, उसमें से जो रोशनी निकल रही है वो थोड़ी कम हो सकती है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, कम ही होगी। अगर कम होगी तो क्या हो सकता है? यहां पर एक अप्रैल नहीं, यहां मई लिखा हुआ है, देयर मे बी, शॉर्ट नहीं, देयर मे बी सम फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस मे बिकम अ बिट ब्राइटर। क्योंकि जब आई नॉट था तो आंसर था 4 I0 और 0, लेकिन अगर ये थोड़ा सा गिर गया तो डार्क वाले थोड़े पैदा हो जाएंगे और ब्राइट वाले करें घाटा हो गया यार। ब्राइट वालों के तो सालों में घाटा ही होता है, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो तो मैक्सिमाइज करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कोई आदमी कह रहा दोनों पे चश्मे लगा लूं क्या, वो भी अलग अलग ब्रांड के, एक तरफ म्यू 1 T1 एक तरफ म्यू 2 T2। अब लड़ाई हो जाएगी, वो कह रहा चलना ऊपर चलते हैं, दूसरा कह रहा चलना नीचे चलते हैं, क्या पता कहीं नहीं जावे। हाँ ओके, बताओ मुझे, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन का शिफ्ट निकालूंगा ना तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जितना ऊपर भेज रहा है उसमें से नीचे वाला जितना नीचे भेज रहा है वो घटा दो, एक ही रिजल्ट को 2 बार चिपका दो। म्यू 1 माइनस 1 टी डी बाई डी माइनस म्यू 2 माइनस 1 टी डी बाई डी, दिस इज द शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अरे जब अपवर्ड कह रहा हूं तो नेगेटिव आ जाएगा ना। अच्छा, जीरो शिफ्ट के लिए क्या चाहते हो? व्हाट इज द कंडीशन? म्यू 1 माइनस 1 एक T1 T2 है, ये है कंडीशन। अब देखो क्या है, अगर T1 इक्वल टू T2 एंड म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 देन इट इज अ सबसेट ऑफ दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन। म्यू 1 बराबर म्यू 2 एंड T1 बराबर T2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट एक्चुअल इक्वेशन इज दिस। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होने चाहिए, अनशंट होंगे तो भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन तो म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू। रिमेंबर फ्रॉम द गॉगल द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज में गिर सकती है। ओके, चलो ये लिख लो है? नहीं, चश्मे में से कितनी जाएगी वो तो चश्मा ही बताएगा ना। कोई बोल रहा है हम 10% पास करते हैं, हम 20% काट सकते हैं,
शायद क्या पता कोई ऐसा मटेरियल जाए जिसमें ना ही जाए, ऐसा मुझे वैसे तो कम होता ही होता है, बड़ी संभावना है कि मिलेगा तो पहले से मेरी क्लास नहीं होगी, इसमें नुकसान है। बताओ। अरे यार टेंशन खत्म, अरे घंटा खत्म यार। मतलब वो लड़का भी पता क्या ही है अच्छा तो वकील चलो यार आपने मन रिलैक्स कर दिया, टेंशन करो ठीक है। हाँ हाँ नहीं बढ़िया हो गया कन्वर्ट, वो तो होने था वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था। चलो ठीक है टेंशन खत्म, बहुत बहुत मज़ा आ गया। ठीक ठीक मस्त ओके। हाँ मुझे बता दें बस 10 से 12 बजे कौन सा फिल्म बता, ठीक वही बंदा ठीक है दिखा दीजिए। कल ये देखते हैं, कल वाला क्लास जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल कल ऑप्टिकल देखते हैं, देखो जो अभी प्लानिंग कुछ नहीं है। ओके हाँ हो गया। अबे तो यार तुम तो मजे लेते हुए लिख रहे हो यार, यू आर एंजॉइंग। पेज करूँ 2 पेज ऊपर 1 पेज। कलर भर रहे हैं पेंसिल कलर।
ऑप्टिकल हो गया। कल सुबह आप 8 बजे आओगे, ठीक है? अगर अपने नोट्स में टॉप मार्जिन में एक चीज नोट लो, पेज 198 पे अभी आज ही रात जाके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक 11 क्वेश्चन 11 से 21 एक ही पेज है, इसको कर लेना थोड़ा आइडिया इसका आ सकता है। बहुत ज्यादा है, क्यों चल जाएंगे? लो फटाफट करो। आई नॉट कम हो गया ना, तो इन दोनों को जोड़ने से ब्राइट पे कम हो जाएगा, डार्क तो बढ़ जाएगा। डन है? वर्नियर और स्क्रू की तरीके, बाकी की नहीं बनाई, बता दूंगा, पढ़ाऊंगा। वर्नियर और स्क्रू पे आते हैं ना, वर्नियर स्क्रू की वीडियो अगर आप देख लोगे तो फास्ट हो जाएगा अपना काम। एक वर्नियर और स्क्रू की वीडियो भेजी, पर वो क्या है, उसमें मजेदार है, अपन क्लास बेस्ट अपन बनाएंगे। अगर समझ में आ रहा है, उसमें क्या है ना, कुछ एक एग्जाम्पल साले रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने इसके स्क्रीन के ऊपर ओपन किया तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलेगा आगे?
चलो, अरे बस रुक जाओ। अब बात करेंगे फ्रेनेल बाइप्रिज्म। अब बात करेंगे फ्रेनेल बाइप्रिज्म। बातें अपन ने दो प्रिज्म रखे ऊपर और नीचे, एंड ट्राई अंडरस्टैंड कि ये सोर्स है तो एक ये ऊपर भेज रहा है ऐसे। So these are the rays which are falling onto the upper prism, and these rays will fall on the screen like this. ये देखो, ऊपर से बौछार ऐसे होगी और नीचे से बौछार ऐसे होगी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये वो कॉमन डोमेन है जिसमें इंटरफेरेंस होगा। तो पहली बात तो ये पीछे जो डिस्टेंस है दोनों सोर्सेस के बीच का, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। ये डी डैश है और ये डी नॉट है। तो पहली बात तो जो सोर्सेस बनेंगे वो यहीं और यहीं बनेंगे। तो सोर्स के प्लेन से स्क्रीन का डिस्टेंस ये दोनों का एडिशन आएगा। अब मुझे तो ये भी चाहिए, ये गैप। तो ये गैप मेरे को निकालना आता है। दिस गैप इज लेट्स से x, एंड x इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 टाइम्स a इनटू डी डैश। घूम जाता है ना। तो ले देके छोटे d का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स द जो ऊपर लिखेला है डबल। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? लैम्डा बड़ा d बाय छोटा d। थोड़ा इसको जमा लेते हैं। लैम्डा बाय 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 टाइम्स a, अंदर इस डी डैश को अंदर दे दो। तो वैसे तो ये आपकी फ्रिंज विड्थ हो गई, लेकिन कई बार ये बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है कहीं से, बहुत दूर से आ रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन देता तो आपसे नहीं होता सवाल। प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो मैं फ्रिंज विड्थ कैसे करूँगा? फ्रिंज विड्थ के लिए तो वाईडीएसी का अरेंजमेंट चाहिए ना। तो कभी भी प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है उसको भी ऐसे करना होता है। लेट अस से द सोर्स इज समवेयर क्लोजर, लेट अस गेट द आंसर एंड देन विल पुट लिमिट d डैश टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो इससे w का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 टाइम्स a। दिस इज द फ्रिंज विड्थ when a plane wave front is incident. अदरवाइज तो फ्रिंज विड्थ ये रही। दूसरा, कितनी फ्रिंजेस छपेंगी उसके लिए मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी L की वैल्यू मैं बताता हूं आपको। ये जो सबसे नीचे चैट के जो रे आई है, ये जो घूमी है नीचे, उसी से तो लोअर छोर डिसाइड होगा, क्योंकि आप ही तो जाके दूसरे के पाले में घुसे हो। और ये जो ये इधर नीचे वाले के जस्ट ऊपर आई है वो ऊपर घूम गई, यही ओवरलैप रीजन है। तो L कैसे निकाला जाए? 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू a टाइम्स डी नॉट, है ना डी नॉट। हाउ डू गेट दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये डी नॉट है, डी नॉट इंटू द एंगल रोटेटेड, म्यू माइनस 1 इंटू a। अभी नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है तो क्या करोगे? L डिवाइड बाय W। अब W या तो ये डाल लो या ये डाल लो, विचएवर इज एप्लीकेबल। ये है आपका फ्रेनेल बाइप्रिज्म मॉडिफिकेशन ऑफ वाईडीएस। हर वो चीज़ जो पूछी जा सकती है। 3 सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1 फ्रिंज विड्थ फॉर जनरल। नंबर 2 हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी सीन। नंबर 3 व्हाट इफ प्लेन इन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, इनमें से ये इन्फिनिटी वाला तो आपके लल्लन के मॉड्यूल में अपने में देख सकते हैं, मिल जाएगा। आज तक जेई एडवांस ये डी नॉट है। ये डी नॉट है भाई। जब एक वेव किसी डेंसर मीडियम से टकरा के लौटती है तो उसके अंदर पाई का फेज एनहेंसमेंट हो जाता है। पाई का फेज एनहेंसमेंट लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस चलने के बराबर माना जाता है। भाई अगर आपको आप जहां हो उससे पाई चेंज कर दिया जाए तो या तो आप अपने से लैम्डा बाय 2 आगे जैसे वाले बढ़ गए,
या लैम्डा बाई 2 पीछे जैसे बन यस गया, सर, यस सर, तो वो लैम्डा बाई 2 पार्ट तो स्किप हो गया, या तो कंसीडर हो गया एक्स्ट्रा या डिलीट हो गया। यस सर, लेकिन बिना चले ही, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना आई विल हैव टू कंसीडर एन एडिशनल लैम्डा बाई 2, यस सर, अदरवाइज तो फिर फेज माइनस करोगे आप। फेज माइनस करने का भाई 2 पाई मतलब लैम्डा, तो पाई मतलब कितना, लैम्डा बाई 2। और हाँ, अगर आप रेयर मीडियम से आए हो तो फिर देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जैसे गए वैसे आ जाओ। यस सर, तो ये फंडा अपन को अब आगे लगाना है, क्योंकि मैं लॉयड्स मिरर वाला मॉडिफिकेशन दे रहा हूँ, तो आईडीएससी को मिरर यूज करके करेंगे। हमने एक एस ले लिया सोर्स, नीचे मिरर है, गैप डी है, ये इमेज बन गई एस डैश, सामने स्क्रीन है, याद रहे स्क्रीन अधूरी है। अब एक रे तो सीधी आगे चल के, और एक यहाँ टकरा के आ गई, तो ये टकराने वाला तो छोड़ो, आप तो ये मानो यहाँ से आ रही नीचे से। ओके ग्रेट। दूसरी बात, अगर ये डिस्टेंस डी है, अगर ये डिस्टेंस डी है तो नीचे वाला भी डी है, ठीक है ना। तो अगर दोनों डिस्टेंस डी है तो 2D है।